हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रजिस्टिविटी। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने जब ओम्स लॉ पढ़ा था तो वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। दैट व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? सिंपली विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो करंट के फ्लो को रोकती है, उसके रास्ते में एक ऑब्स्टेकल का काम करती है, वो हमारा क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। क्लियर? सो हम रजिस्टिविटी को पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं रेजिस्टेंस के, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रजिस्टिविटी पे बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे पहले जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, उनका रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है। सो जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर, वो किस पे डिपेंड करती है? यहाँ पे हमारे 4 फैक्टर्स हैं। क्लियर? फर्स्ट है लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो हमारी रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की, वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी लेंथ पे। कैसे डिपेंड करती है? सिंपली जो रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, मान लो जो कंडक्टर की लेंथ है वो हमने L ले ली। क्लियर? जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? कैसे डिपेंड करती है? हमारी जो लेंथ है कंडक्टर की, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर जो कंडक्टर है उसकी लेंथ है वो ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, अगर वो कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। सिंपली वी कैन से दैट a long wire has more resistance and a short wire has less resistance. Clear? सिंपली मैं ऐसे मान लो कि भाई मैंने लेंथ को डबल कर दिया, क्लियर, 2L कर दिया, तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अगर मैं लेंथ को हाफ कर दूं तो हमारी रेजिस्टेंस जो है वो भी हाफ हो जाएगी। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। सो जो हमारी रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के एरिया पे कैसे डिपेंड करती है? जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ कंडक्टर होती है। क्लियर? ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ और एरिया ऑफ कंडक्टर में रिलेशन। अगर मैं एरिया को बढ़ा दूं कंडक्टर के, मान लो मैं डबल कर दूं, तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। क्लियर? अगर मैं एरिया को कम कर दूं, मान लो हाफ कर दिया, तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। क्लियर? सो सिंपली वी कैन से दैट अ थिक वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस एंड अ थिन वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस। मतलब कोई भी मोटी थिक वायर होगी, मान लो कोई कंडक्टर होगा, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। अगर कोई कंडक्टर थिन है, या मान लो वायर है, मेटल वायर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। क्लियर? हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे कैसे डिपेंड करती है और एरिया पे कैसे डिपेंड करती है। क्लियर? हमने जान तो लिया कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के साथ बढ़ रही है, ठीक है, और एरिया के साथ, अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रही है। बट इनके पीछे का रीज़न क्या होता है? रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ बढ़ना और एरिया के साथ डिक्रीज़ होना सॉरी, क्या रीज़न है इनके पीछे? तो इस रीज़न को हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। वहाँ से हमें ये क्लियर होगा कि भाई जो हमारी रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे कैसे डिपेंड करती है और एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों डिपेंड कर रही है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो कंडक्टर के नेचर पे कैसे डिपेंड करती है। मान लो मैंने एक कॉपर मेटल ले लिया और एक नाइक्रोम एलॉय ले लिया, मेटल एलॉय। क्लियर? और उनकी जो लेंथ और डायमीटर दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं वो एरिया पे और लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, अब रेजिस्टेंस सेम है। सो अब कैसे हम बताएं कि किसकी रेजिस्टेंस कम है, किसकी ज़्यादा है ना? तो हमें पता है कि भाई जो कॉपर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है एज़ कंपेयर टू नाइक्रोम, जो एलॉयज़ होते हैं, है ना?
तो हम सिंपली कंडक्टर के नेचर से भी हम उसकी रेजिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। सो जो हमारी रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर के टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? सिंपली द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं कंडक्टर के मेटल्स के, तो क्या होगा, जो उसकी रेजिस्टेंस है वो भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। सो वी कैन से दैट टेम्परेचर के साथ अगर टेम्परेचर जो है उसको हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। क्लियर। अगर मैं टेम्परेचर को घटा दूँ, डिक्रीज़ कर दूँ, तो जो हमारी रेजिस्टेंस है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। क्लियर। नाउ अब हमारे आते हैं हमारे मेन टॉपिक रजिस्टिविटी पे। सो हमारा मोटिव क्या था इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने का, दैट रेजिस्टेंस किन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। इन्हीं की हेल्प से हम रजिस्टिविटी को फाइंड करेंगे। व्हाट इज़ रजिस्टिविटी? क्लियर। सो हमने जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, दैट रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। सो अगर मैं मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी और ये हमारी है सेकंड इक्वेशन, तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, बाय कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 and 2, व्हाट वी गेट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, एक हमें कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज़ जिसको हम बोलते हैं रो, लेंथ अपॉन ए। ये हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा रेजिस्टेंस का, दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, जिसे हम बोलते हैं रो, RHO, रो इंटू एल अपॉन ए। और ये जो रो होता है ये हमारी क्या है, रजिस्टिविटी है। ये हमारी क्या है, रजिस्टिविटी। क्लियर। तो हम यहाँ से रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट रजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन लेंथ। ये हमारी क्या होगी, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा। क्लियर। हमें रजिस्टिविटी मिल गई। So simply we can say that resistivity is also known as a specific resistance। इस फॉर्मूला से हम क्या बता सकते हैं, जो रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में, है ना। मतलब रजिस्टेंस के साथ हमारी रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, अगर वो घट रही है तो घटेगी। क्लियर। नाउ हमारी रजिस्टेंस और जो रजिस्टिविटी है वो कब इक्वल होगी, जो रो है वो इक्वल टू R कब होगी, जब हमारा एरिया क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो और जो लेंथ है वो 1 मीटर हो। और उस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है रजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस सॉरी A अपॉन L। ए क्या हो गया, वही 1 मीटर स्क्वायर एंड ये लेंथ होगी 1, तो हमारा ये तो ये क्या हो जाएगा 1, तो रो इज इक्वल टू R। उस टाइम पे हमारी रेजिस्टेंस जो है वो रजिस्टिविटी के इक्वल होगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। सो अब हम SI यूनिट को डिराइव करेंगे। तो सिंपली फॉर्मूला क्या होता है रजिस्टिविटी का, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन लेंथ। तो रजिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं, किस में, ओम में। क्लियर। इसमें ओम में। और जो एरिया होता है उसको मीटर स्क्वायर में, और लेंथ जो होती है वो हमारी मीटर में। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, जो रो की यूनिट होगी, यूनिट ऑफ रो क्या होगी, R की जगह हम ओम लिख देंगे, मल्टीप्लाई एरिया की जगह हम मीटर स्क्वायर रख देंगे और लेंथ की जगह हम मीटर रख देंगे। तो 1 मीटर से 1 मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओम मीटर। तो हमारी जो यूनिट होगी रो की वो क्या होगी, यूनिट ऑफ रो क्या होगी, ओम मीटर। और इसको सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंबल की फॉर्म में, ओम को हम किससे, ओमेगा से डिनोट करते हैं। और तो ये हमारी क्या होगी यूनिट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा
मीटर, ओम मीटर हमारी यूनिट होगी। क्लियर। नाउ कुछ मटेरियल्स हैं, सब्सटेंस हैं, उन जिनके हमें रजिस्टिविटी गिवन है, इस टेबल में हम देख सकते हैं। क्लियर। पहले हमारे पास है कंडक्टर्स, कंडक्टर्स की दे रखी है, फिर सेमीकंडक्टर की दे रखी है, और फिर इंसुलेटर्स की दे रखी है। हमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के बारे में पता है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, करंट पास हो जाता है। क्लियर। और फिर सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिनके अंदर से करंट पास नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? वो पार्शली कंडक्ट करते हैं, मतलब बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं। क्लियर। सो ये हमें सब्सटेंस के नाम है हमारे पास, और ये साइड में क्या दे रखी है? ये हमारे सब्सटेंस के नाम है, और ये हमारी क्या है? रजिस्टिविटी गिवन है हर सब्सटेंस की। क्लियर। नाउ फर्स्ट हमारा है सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। ऐसे क्या है? सिल्वर की रजिस्टिविटी कम होती है, सबसे कम होती है। उसके बाद आता है कॉपर, कॉपर की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। फिर एल्यूमिनियम, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखे हैं कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रजिस्टिविटी, ऐसे नीचे की तरफ हमारी रजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। क्लियर। सिंपली हम जो सिल्वर और जो कॉपर और जो एल्यूमिनियम होते हैं, सिंपली हम उनको यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो लो होती है। क्लियर। सिल्वर का हम मैक्सिमम यूज़ इसीलिए नहीं करते क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। क्लियर। वैसे सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर तो सिल्वर ही होता है, बट ये कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर और एल्यूमिनियम, तो हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम का ही यूज़ करते हैं। इन मेनली हमारे पास जो मेन जो एग्जांपल है वो ये 3 है। क्लियर। सिंपली इनको याद रखना चाहिए मेन तो। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऐसे ही, फिर है टंगस्टन हो गया, निकल हो गया, आयरन हो गया, 7th पे क्रोमियम हो गया, फिर मरकरी, फिर मैग्नीज। इनकी जो रजिस्टिविटी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है, सबसे ज़्यादा है मैग्नीज की। फिर इसका बाद आते हैं अलॉयज़। अलॉयज़ 3 थे, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम। ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रजिस्टिविटी में सबसे कम कौन से अलॉय की होती है? मैग्नीन की, फिर होती है कॉन्स्टेंटन की, फिर नाइक्रोम की। क्लियर। हमें ऑर्डर याद रखना है। क्लियर। 3 ये मेन है। इसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में जर्मेनियम और सिलिकॉन 2 ले रखे हैं। जर्मेनियम की कम होती है और सिलिकॉन की ज़्यादा होती है रजिस्टिविटी। क्लियर। फिर है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में भी सबसे कम होती है गिलास की, फिर पेपर की ज़्यादा होती है, फिर डायमंड की पेपर से ज़्यादा होती है, फिर हार्ड रबर की, फिर सबसे ज़्यादा होती है इबोनाइट की। क्लियर। ये हमें कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं, कुछ कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, जिनकी रजिस्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें दे रखी है। क्लियर। नाउ जो हमारे हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। क्लियर। जैसे टोस्टर हो गया। ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? हीटिंग एलिमेंट, जैसे इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस भी बोलते हैं, इनको हम बनाते हैं प्योर मेटल की बजाय। हम ये जो हमारे अलॉयज़ होते हैं इनकी हेल्प से हम हीटिंग एलिमेंट का क्या करते हैं? बनाते हैं। सिंपली ऐसा होता क्यों है कि भाई हम मेटल्स तो गुड कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उनमें से, फिर और जो अलॉयज़ होते हैं उनकी वे एज़ कम्पेयर टू जो कंडक्टर्स होते हैं कम कंडक्ट करते हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो फिर भी हम इनका यूज़ क्यों करते हैं? नाइक्रोम का, मैग्नीन का, कॉन्स्टेंटन का, इनका यूज़ ज़्यादा क्यों करते हैं हीटिंग एलिमेंट्स में? क्योंकि क्या रीज़न होता है इनके पीछे? जो ये होते हैं अलॉयज़ होते हैं, इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल्स, है ना, कम होती है। और सेकंड मेन पॉइंट क्या होता है? ये ईज़िली बर्न नहीं होते, चाहे कितना भी हाई टेम्परेचर क्यों ना हो, ये ईज़िली बर्न नहीं होते। सेकंड ये मेन पॉइंट है।
ईजिली बर्न नहीं होते, नॉट बर्न। क्लियर। क्या दो मेन रीज़न है कि भी हम जो ये अलॉयज़ होते हैं इनको हीटिंग अप्लायंस के बनाने में यूज़ करते हैं। फर्स्ट कि भी इनकी रजिस्टिविटी कम होती है मेटल के कंपेयर में, और ये इजीली बर्न नहीं होते चाहे कितना भी हाई टेम्परेचर क्यों ना हो, व्हेन इट इज़ रेड हॉट, कितना भी रेड हॉट हो। तो नाइक्रोम जो अलॉय होता है, नाइक्रोम, इसका यूज़ हम करते हैं फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, रूम हीटर हो गया, वाटर हीटर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, एक्सेट्रा। रीज़न यही होता है, रजिस्टिविटी कम होती है और इजीली बर्न नहीं होते। नाउ हम बात करते हैं, हमें पता है जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी रजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है ना। और जो अब हम टेम्परेचर के इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे भी, इन टेम्परेचर का रजिस्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। कंडक्टर की बात करते हैं, रजिस्टिविटी लो है तो जो मेटल्स होते हैं अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो उनकी रजिस्टिविटी है क्या होगी, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो रजिस्टिविटी होगी रो होगी वो भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी टेम्परेचर के साथ इन कंडक्टर। नाउ इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर्स की जो रजिस्टिविटी होती है बहुत हाई होती है ना, हाई होती है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो इस पर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इंसुलेटर के केस में। क्लियर, क्योंकि इनकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। नाउ सेमीकंडक्टर, जो रजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो क्या होती है, इन बिटवीन होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। तो अगर मैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना कि भी टेम्परेचर का इनकी रजिस्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सेमीकंडक्टर के केस में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो रजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज़ कर जाएगी, मतलब उसमें कंडक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्लियर, तीनों पॉइंट क्लियर हैं। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्लियर। नाउ सेमीकंडक्टर के केस में क्या होती है, इन बिटवीन होती है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रजिस्टिविटी डिक्रीज़ करती है सेमीकंडक्टर के केस में, कंडक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। और जो इंसुलेटर होता है उसके केस में कोई चेंज नहीं होता टेम्परेचर के साथ। क्लियर, आई होप आपको ये पॉइंट सारे क्लियर होंगे। नाउ अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, रजिस्टिविटी फाइंड करनी है इसमें। ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10⁻⁻6 मीटर स्क्वेयर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 into 10⁻⁻2 ohms. कैलकुलेट द रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। सो हमें क्या क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, रजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। हमें रेजिस्टेंस कितनी गिवन है, रेजिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, 2 into 10⁻⁻2 ओम। क्लियर, और एरिया हमें कितना गिवन है, 1.7 into 10⁻⁻6 मीटर स्क्वेयर। यहाँ पे पुट करते जा रहे हैं हम इस फॉर्मूला में, और हमें लेंथ कितनी गिवन है, 2 मीटर। क्लियर, अगर अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, रजिस्टिविटी क्या मिल जाएगी, 1.7 into 10⁻⁻8 ओम मीटर। कैसे, 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 10⁻⁻2 और 10⁻⁻6 हमें क्या दे देगी, पावर बेस सेम और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो -2 और -6 हमें क्या दे देगा, -8। 10⁻⁻8 आ गया, ये 1.7 एज इट इज़। क्लियर, ओम मीटर। क्लियर, आई होप कि भाई अगर और कोई न्यूमेरिकल आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे रजिस्टिविटी के। क्लियर, ओके, दैट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर, थैंक यू।